everybody, and welcome back to Men's Day Out, India's only portal that covers gender stories, but from the other side. Joining with us today are two young budding law students. A lot of you already know them. One is Shrikant Prasad, and another to his right is Anam Kamil. Hello, both of you. Hi, good afternoon, ma'am. Good We are afternoon. good. तो आज का जो सेशन है हमारा वो ये दोनों हमारे साथ इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि इन दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की है, अ पीआईएल विच सेज जेंडर न्यूट्रल लॉज। तो मैं इन दोनों से पहले थोड़ा इनका बैकग्राउंड जानना चाहूंगी कि आप दोनों तो लॉ स्टूडेंट से बहुत यंग है, कैसे ये आइडिया आपके दिमाग में आया कि एक पीआईएल डाल दे और वो भी जेंडर न्यूट्रल लॉज, जबकि आज के टाइम में एवरीथिंग इज अबाउट फेमिनिज्म, विमेन एम्पावरमेंट। तो इस सारे बीच में आपको ये आइडिया कैसे आया, बताइए। Ma'am, first of all, ma'am, I am a final year law student at Faculty of Law, Delhi Vishwavidyalaya University. And this is not my first PIL. Before this, मैंने 4 PIL सुप्रीम कोर्ट्स में बहुत ही स्पेसिफिक एंड जहाँ से बहुत पब्लिक बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है वैसे इशूज को कर चुका है एंड वेरियस थिंग्स उसमें हैं, बहुत सारे पिटिशन। बट इस टाइम ये इसलिए मेरे दिमाग में आया बिकॉज वी यूज टू सी इन एवरी डे लाइफ। हमने देखा कि क्या चल रहा है ट्रेंडिंग में कुछ सालों से कि जब इस समय आईपीसी when 150 years around ago ये लॉज बने थे एंड ऑल्सो इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया when the कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा आया था उसमें इनेक्टमेंट में 1950s में, उस समय हमारे संविधान में एक आर्टिकल 15 है जो कहता है स्टेट shall नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। उसका सब क्लॉज 3 कहता है, सब आर्टिकल 3 कि स्टेट में मेक लॉज फॉर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन। तो ये हकीकत में उस समय इसकी जरूरत थी क्योंकि उस समय जब अंग्रेज लोग यहाँ पे थे, 1947 में आजाद हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 2.5 साल लगा देश को चलाने को, देश को मतलब किसी कोई तो हर किसी को रेगुलेट करने के लिए रूल्स रेगुलेशन चाहिए होते हैं। देश को रेगुलेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पे लोगों ने देखा फ्रेमर्स ने कि महिलाओं का जो है बहुत पीछे है। वैसे तो पुरुष भी लोग पीछे थे 1950s में हर कोई, क्योंकि हमारे दूसरी देश से दूसरे देश के हाथ में बागडोर आई तो सारी चीजें डिस्टेब्लिश थी उस समय। तो स्टेब्लिश करने के लिए उन महिलाओं को ये सारे प्रोटेक्शन दिए गए थे कि भाई महिलाओं को जो है अपलिफ्ट करने के लिए समाज में तो पहले सोच थी कि महिला सिर्फ घर तक रहती है, चूल्हा चलाती है, ये सारी जो चीजें थी उन सबको खत्म करने के लिए। क्योंकि ये इसलिए हो रहा था क्योंकि सिर्फ वो एक महिला है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसीलिए वो आर्टिकल 15 का क्लॉज आर्टिकल 3 सब आर्टिकल 3 लाया गया था कि भाई महिलाओं को भी सरकार चाहे तो सरकार को लगता है कि महिलाएं किसी राज्य में किसी पर्टिकुलर एरिया में कमजोर है किसी चीज में तो उनके बेनिफिट्स के लिए लॉ बना सकती है। तो आज 70 साल हो गए, राइट। आज हालत ये है कि महिलाएं हर चीज में, ऐसी कोई भी चीज हिंदुस्तान में नहीं बची जहां पे महिलाएं आज के समय उनको डिनाई किया गया हो, किसी भी चीज में नहीं। इवन लेट recently in two judgments, in those judgments the Supreme Court in the matter of Indian Army and Indian Navy, दोनों केसेस में परमानेंट कमीशन जो वुमेन्स का था, हाँ बोलो, तो उनको पहले डिबार किया गया था उधर से, नहीं महिलाएं कमजोर होती है, दे आर फिजिकली नॉट, मतलब उस तरीके से, तो इनको हटाया गया था कि नहीं ये कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सेड आर्टिकल 14 में जा करके उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हिंदुस्तान है, यहाँ पे सिर्फ आप इसके बेसिस पे कि वो महिला है वो हमारे देश को सेवा नहीं दे सकती परमानेंट कमीशन पे, ये बिल्कुल गलत है। एंड सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश और होल्ड डिसीजंस और दोनों जगह पे महिलाओं को पूरा बराबर का हक दिया। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, इट इज ऑलरेडी एडमिटेड फैक्ट कि महिलाओं को हर जगह जगह मिली है। आप लेजिस्लेशन में देख लो, रिजर्वेशन है उनके लिए इलेक्शन लड़ने के लिए, आप किसी भी जॉब प्रोफाइल्स में देख लो, हर जगह है इनके लिए। इतने सारे लेजिस्लेशन हैं इंडिया में, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एंड हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट, सीआरपीसी सेक्शन 125 चैप्टर 9, मतलब इतने प्रोविजन है सिर्फ वुमेन्स और चाइल्ड्स के लिए। बट पुरुषों के लिए देर इज नथिंग लाइक, एक्सेप्ट इन हिंदू मैरिज एक्ट हम लोग क्लेम कर सकते हैं मेंटेनेंस, अदरवाइज देर इज नो सच प्रोविजन इन एनी लॉ।
उसके बाद मैं एक चीज और ये कहना चाहता हूँ कि क्या लड़का होना सिर्फ ये चीज है कि भाई लड़का है तो जो हिंदुस्तान में जो बनी आ रही है मेंटेलिटी 1950 की लॉ की, नहीं हमेशा लड़के ही गलत होते हैं, लड़के ही मतलब लड़कियां कमजोर होती है, ये इसका बेसिस क्या है? बहुत लोग हमें कहते हैं कि ये पीआईएल जो है इसको ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे ही हो। मैंने कहा आप एक ग्राउंड बता दीजिए क्यों? बिकॉज वी आर, हम लोगों ने मैडम इतना बड़ा मूव ले लिया। अगर हम भी यही सोचते कि कि देश का कोई और आदमी क्यों नहीं कर रहा, वाई somebody इज नॉट टेकिंग स्टेप्स, लेकिन हम वो नहीं सोचते। वी थिंक्स व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन अस, हमारे संविधान ने हमें क्या राइट्स दिया है। और सबसे बड़ी एंड फॉरमोस्ट थिंग इज द कि ह्यूमैनिटी, मानवता, जाति धर्म सेक्स मेल फीमेल ये सारी चीजें नीचे दबी रहती है, इनसे ऊपर होती है चीज ह्यूमैनिटी। तो ह्यूमैनिटी को देखते हुए, लॉस को देखते हुए हमने ये पीआईएल बिना किसी से सलाह लिए, बिना किसी से मशवरा डिसीजन लिए, हमारे दिमाग ने कहा, कॉन्शियसनेस ने कहा, हमने उसको किया। एंड शी इज द, आई एम प्राउडफुल कि मेरे साथ ये लड़की है। शी इज द ओनली गर्ल जिसको बहुत लड़कियां कहती है कि तुम हमारे खिलाफ ही मतलब पीआईएल डाल रहे हो, अपने राइट्स के खिलाफ। इसलिए कहती है कि हमें राइट्स मिले हैं, वुमेन एम्पावरमेंट है, बहुत सारे लॉस हैं, लेकिन उसका फायदा लेना चाहिए हमें, हम लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए। So Shrikant is effectively saying that when these laws were designed, the IPC which was made was 70 years ago, where women were considered to be weaker sex. Men were also not in position of power, but obviously comparatively women were weaker at that point in time. But today, after 70 years in 2021, where women in India have all possible avenues, you know, to explore their careers, to there's not a single a thing which you could say that they don't have an opportunity, an equal opportunity towards that. So considering that, Shrikant says that time has now come that all laws should be made gender neutral, irrespective of whether you are man, woman, transgender. Law should be equal for all. अनाम, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। ये जो पीआईएल आपने डाली है, पहले तो अपने बारे में थोड़ा बताइए। दूसरा ये भी बताइए कि एज अ वुमेन आपने क्यों ये चूज किया ये टॉपिक, क्योंकि मैं आपसे बिल्कुल सिंपथाइज कर सकती हूँ जो श्रीकांत अभी बता रहे थे। और थर्ड, थोड़ा पीआईएल के बारे में भी हमें बताइए कि इसमें क्या कंटेंट्स है, कौन कौन से सेक्शंस है जो आप बोल रहे हैं कि जेंडर न्यूट्रल होने, बताइए ना। तो मैं बता देती हूँ कि मेरा नाम अनम है, अनम कामिल, और मैं एलएलॉयड कॉलेज से हूँ, लॉ स्टूडेंट हूँ। और मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहती हूँ कि मैंने ये पीआईएल इनके साथ क्यों डाली, राइट। तो मैम, एक दिन मैं ऐसे ही न्यूज़ देख रही थी तो मुझे दिखाई दिया कि जो केस हुआ था लखनऊ गर्ल वाला, जो हमने अपनी पिटिशन में भी डाला है, उसके साथ साथ हमने 3 केसेस साथ में और डाले हैं। आपने हमारी पिटिशन में देखा होगा, एक गौर वाला केस था, ठीक है, जिसमें मीडिया ने कुछ ज्यादा ही उसे उछाला और फिर उस लड़के को दिल्ली का दरिंदा नाम दिया, ठीक है। दूसरा केस यही लखनऊ वाला, ठीक है। थर्ड जोमेटो केस था, और फोर्थ था रोहतक गर्ल्स का। तो अगर मैं शुरुआत रोहतक गर्ल्स से ही करूं, तो उसमें भी जब नारकोटिक टेस्ट हुआ तो वो गर्ल्स झूठी पाई गई कि वो भी उनका फेक था सब कुछ जो भी वो कर रही थी, ठीक है, वो भी फेल हो गया था। और जोमेटो केस में भी यही था कि वहां पर उस जोमेटो बॉय की गलती नहीं थी, वो सिर्फ लेट पहुंचे थे। तो मैं बस मैम इतना कहना चाहती हूँ कि जिस तरह वो लखनऊ वाला केस हुआ, उसके बाद मेरा खुद का भाई मुझे आकर बोला, दीदी ये क्या है, क्या इस तरह से होगा क्या, मतलब उसने मुझसे सवाल ये किया कि अगर आपकी, क्योंकि मैं उस लड़की की साइड लेती, अगर मैं भी गलत तरीके से देखती तो एज अ गर्ल, बट मैंने ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि मेरे भाई ने मुझसे सवाल ये किया, दीदी आप मुझे ये बताओ, मेरे बदले मतलब उस लड़के के बदले वहां पर आपका भाई होता, मेरा खुद का भाई वहां पर होता, तो मुझ पे भी क्या बीती, क्या तरीके से मैं उस लड़के को पिटते देखती। नहीं मैम, मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरह गर्ल्स के पास उनका प्राइवेट डिफेंस है, तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ वो प्राइवेट डिफेंस सिर्फ गर्ल्स के लिए ही नहीं है, वो बॉयज के लिए भी है। प्राइवेट डिफेंस सबके लिए है, वो वहां पर उन्हें नहीं पता, वो बात अलग है, लेकिन प्राइवेट डिफेंस का यूज हर जगह वो लोग कर सकते हैं, उनके पास भी है। हर किसी को ये नहीं पता है, कोई बात नहीं, लेकिन जिनको पता है वो यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर लड़की है तो छोड़ दिया और लड़का होता तो भाई आज जेल में होता। अगर वो वहां पर वो लड़का अपना डिफेंस यूज करता, अगर वो टच करता, तो वो लड़की कोई और भी
आप समझ रहे ना, वो कुछ और सेक्शंस उस पर लगा देती। जो कि लग मोडेस्ट चुके हैं, एक्चुअली लग चुके हाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और एक्चुअली लग चुके ये हैं, बाद में उस लड़की ने कन्विंस कर लिया। सो ये नहीं होना चाहिए मैम, उस लड़के का करियर खराब हो सकता है, हो एक्चुअली गया यही बल्कि। है, आप जैसे बोल रहे हैं कि सेक्शंस है, हाँ उसके Yes, I am बावजूद telling. भी अगर लड़की चाहे तो ऐसे ऐसे केसेस लगा सकती है कि एज अ मैन आपके पास कोई डिफेंस ही नहीं बचेगा। और इसी मैम वजह से लगाने के, देखोगे, यस यस, इसी वजह से आप देखोगे कि बहुत ज्यादा जो आदमी है वो केस करते भी नहीं है, वो बोलते हैं छोड़ नेवर दो, नेवर, बात तक नहीं करते, बोलते भूल जाओ क्योंकि हमें इन जमीलों में नहीं पड़ना। अगर हमने एक केस डाल यस, दिया तो पता नहीं हम पे कितने और 10 केस आ जाएंगे। तो ये कितने और हो जाएंगे। जेन्युइन सिचुएशन है। और अब मैं यस, एंड द रीजन, हम्म मैम आई विल कम। मैं अगर कुछ बताना चाहती हूँ कि इस तरह ना मैम, जैसे वो कहलावत है ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि वाकई में इस तरीके से कुछ फेक फेमिनिस्ट हैं जो एक जो एक लड़की को ऐसा काम कर देती है कि जिसकी वजह से मैम लड़के ना बाकी गर्ल्स पे भी भरोसा नहीं करते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक एक मछली पूरे तालाब तालाब को गंदा कर देती है, लेकिन इस तरह मैम पता है लड़के और ज्यादा घबराएंगे और फिर अपनी बात भी वो लोग नहीं रख पाएंगे। मैं चाहती हूँ कि दोनों दोनों को बराबरी मिले। I would like to come on a legal aspect, madam. Legal aspect. Ma'am, in Indian Penal Code, there are around 6 से 7 sections हैं, which are sexual offenses, offenses against the sexual offenses, right? There is a for the reason is 354, section 354, assault or criminal force to outrage the modesty of a woman. Here, अगर इन एवरी केस क्या होता है, लड़के के ऊपर कोई लड़की अटैक करती है, गाली गलौज करती है, बदतमीजी करती है, लड़के और ऊपर से कहती है मैं लड़की हूँ, लड़कियों पे हाथ उठाएगा, लड़की को गाली देगा, तो यही वो 354 सेक्शन है आईपीसी का, 354 और 354 ए, जो इतना खतरनाक है कि आदमी अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर पाता है। क्यों? अगर हम किसी भी इंसिडेंट को लेते हैं, लखनऊ इंसिडेंट, चलो तक के लिए लेते हैं, बस में जो मारपीट लड़कियों ने किया था, लड़कियां आई, लड़कियों ने विदाउट गोइंग अ थॉट एक दूसरी लड़की को कहा कि वीडियो बनाओ, वीडियो द, ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग है मैडम, किसी को फेमस होना होता है सबसे पहले वीडियो ऑन करवा देती है, उसके बाद मार पिटाई सारी चीजें करती है, एंड देन अल्टीमेटली वीडियो गेट सर्कुलेटेड, एवरीबडी से भारत की बेटी, देश की बेटी के साथ हाथ उठा दी, इन दरिंदों को मारो, दरिंदों को सजा दो, एंड अल्टीमेटली फ्रॉम द कोर्ट एक्विटल्स होते हैं ये। लेकिन उस टाइम जो इनकी डिग्निटी, जो सबूत, करियर सबूत, वो नहीं, दे कैनॉट बी रिगेन्ड। अब सेक्शन 354 ये बात कहता है असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स। असॉल्ट का मतलब होता है कोई किसी को देखता है, कोई किसी को इशारे करता है, कोई कोई भी चीज, मतलब थ्रू हर हिज एक्सप्रेशन। तो अब ये चीज है कि लड़कियां खुद ही अटैक करती है, खुद ही गाली देती हैं, लेकिन लड़के बेचारे पिटते रहते हैं, बेचारे समते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने उल्टा अगर फोर्स यूज किया, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज किया, उल्टा अगर एक शब्द भी बोला, तो 354 वहां पे तैयार खड़ा बैठा होता है, 354 ए तैयार खड़ा बैठा होता है। ये तो दो सेक्शन से खतरनाक। देन 509, ये तो ऐसे सेक्शन हो गए जनरल, हर किसी के साथ होता है इन जनरल। लेकिन सेक्शन 376 जो रेप का है, उसमें क्या होता है कि आपको पता होगा इन 2013 when the amendment was came in IPC and criminal law, उस समय 50, जब निर्भया इंसिडेंट हुआ था, तो भारत सरकार ने, द प्रेसिडेंट has used his article 123 power and passed the ordinance, जिसमें इंडिया में पहली बार इतिहास में 58 डेज तक जेंडर न्यूट्रल लॉज इंप्लीमेंटेड थे। लेकिन जब नेशन वाइड प्रोटेस्ट महिलाओं का इतना बढ़ गया, सरकार के लिए एकदम नाक में दम हो गया, हर दिन पार्लियामेंट पे भीड़ रहती थी, हर दिन इंडिया गेट पे मासिव प्रोटेस्ट रहता था, तो उस समय सरकार अंडर द कंपल्सन ऑफ दोज गर्ल्स, सरकार ने उसको वापस लिया ऑर्डिनेंस को, और जेंडर बाइज लॉज बनाए। आज लॉ इतने खतरनाक हैं, एविडेंस एक्ट में चेंजेस ये हो गया कि इफ द गर्ल सेज दैट हाँ रेप हुआ है, नो कंसेंट वाज देयर, देन कोर्ट शैल प्रिज्यूम, दिस इज द वर्ड मैडम, कोर्ट शैल प्रिज्यूम, बस लड़की के कहने पे कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट कंसेंट वाज एब्सेंट।
how how and up to what extent this law is permissible. लड़की ने इसको कह दिया इसने मेरे साथ किया। अगर लड़की सपोज इंडिया में है, लड़का, कल हमारी बात हो रही थी यूएस के बहुत सारे लोगों से, दे आर एनआरआईज फ्रॉम साउथ इंडिया, एंड दे वर टेलिंग मी कि ऐसे ऐसे हुआ, हमारी शादी हो रही थी, उन्होंने खुद ही जो है शादी करने का मकसद था पैसे निकलवाना, जब हमें पता चला हमने बैक ड्रॉप लिया, लड़की के फादर वगैरह सब धमकी दे, रेप का केस फाइल कर देंगे एंड तुम्हारा करियर खत्म, ऐसी बात कही। तो बहुत सारी चीजें एक हमारा जम्मू कश्मीर से फोन किया कि सर मैं तो 7 सालों से जम्मू से चंडीगढ़ आ रहा हूँ डेली कार से, हर हफ्ते में 2 बार मुझे केस आना पड़ता है महिला थाना में। तो इस तरह की हरासमेंट मतलब कहाँ तक एक्सटेंट है? श्रीकांत, ये जो आपने अभी बताया 2013 में जो ये अमेंडमेंट हुआ था, और जिसको नहीं, आम हाँ, भाषा में बोल सकते हैं जो रेप ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज जो लॉ आया है, बेसिकली ये कहता है कि अगर आप कंसेंशुअल रिलेशनशिप में हो, 2 एडल्ट, यस, और किसी यस, वजह से भी अगर लड़का शादी से बैकआउट कर जाता है तो लड़की उस पर रेप केस फाइट कर सकती है। हालांकि बहुत सारे ऐसे केसेस भी हाँ, होते हैं जहां पे लड़कियां शादी से इनकार करती है फॉर वॉट एवर रीजन्स, वो हाँ, 5 साल, 6 नहीं साल, मैडम 7 साल ऐसा, घूमने के हाँ बाद देर वो आर मना कर देती है। बट लड़कों के पास कोई लॉ नहीं है कि वो उनको कोर्ट ले जाए कि हमारे साथ गलत हुआ है या हमारे साथ चीटिंग हुई है या हम सेक्सुअली एक्सप्लॉइट हुए हैं। तो ये काफी चीजें हैं जो बहुत ही अनफेयर है। हमने किसी कानून को खत्म करने के लिए इस तरीके से कोई पीआईएल इसलिए नहीं डाली है कि कोई कानून खत्म करो। हमने पीआईएल डाली है हक की लड़ाई लड़ने के लिए, हमें बराबरी के लिए। अगर गर्ल्स को प्रोटेक्शन दी गई है तो दोनों में प्रोटेक्शन बराबर होनी चाहिए, दोनों के लिए, बराबरी दोनों के लिए होनी चाहिए, जेंडर न्यूट्रल लॉज होने चाहिए। how many cases has been filed by the women, and there are data of the number of cases filed, but they do not have data in how many cases the convictions has upheld. बहुत कम, मतलब 10% से भी कम, 90% केसेस फॉल्स हैं। राइट। मैम अब एक एग्जांपल मैं खुद ही ये देना चाहूंगी। आप मिस्टर रंजन गोगोई को ही देख लीजिए, सीजीआई जो थे, उनके ऊपर भी किसी ने इसी तरीके से केस फाइल किया था, किसी महिला ने, बाद में वो एक्यूटल निकली। पर ये होता है ना कि जो नॉट फेयर ना मैम, ये तो सही नहीं है ना। मतलब सीजीआई के ऊपर किसी ने नहीं, ऑफ कोर्स केस तो कोई भी सीजीआई के ऊपर केस कर दिया। नहीं, मैं ये बोलना चाहूंगी केस तो कोई भी किसी के ऊपर डाल सकता है। इट डजंट मैटर आप सीजीआई हो या अगर आप गलत हो, अगर आपने किया है, केस तो कोई भी डाल सकता है। लेकिन जो प्रोसेस है वो पावरफुल लोगों के लिए, जो लोग पोजीशन ऑफ पावर में है उनके लिए एक अलग प्रोसेस है, और जो कॉमन आदमी होता है उसके लिए अलग प्रोसेस है। तो प्रॉब्लम आई थिंक यहाँ पे है कि जैसे अगर आपने देखा होगा विष्णु तिवारी केस जो यूपी के थे, 20 इयर्स तक उन्होंने जेल में अपनी सजा काटी, और 20 इयर्स के बाद वो अक्विट हुए हैं, वेयर कोर्ट सेड कि फॉल्स केस था, फॉल्स रेप केस था। और जब आप बोल रहे हो सीजीआई, उसमें तो विद इन 7 to 10 days पूरा इन्होंने इंक्वायरी भी बिठा दी और उसके ऊपर जजमेंट भी आ गई। वॉट एवर इट इज, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट आई थिंक पॉइंट इज कि जो प्रोसेस होता है वो जो आम आदमी है या जो गरीब है, जो लॉयर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत ही अलग प्रोसेस है। और ये जो इतने बहुत ही अलग है मैम, और बहुत ही मुश्किल है। सोसाइटी में वो पूरा सोसाइटी में वो इंसान ही बहुत ज्यादा, उसका करियर खराब हो जाता है और उसको ही लोग गलत नजरिए से देखने लगते हैं। और मैम दूसरी साइड वो महिलाएं भी हैं जो गांव की हैं, जो रूरल महिलाएं हैं, जो बेचारी सही में उनके साथ ऐसा होता है, एक्सप्लॉइटेशन, डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह वगैरह, और लेकिन वो उतनी अवेयर नहीं, उनके पास उतना नॉलेज नहीं कि क्या एक्शन लेना चाहिए। सो इंस्टेड ऑफ दैट गवर्नमेंट को और हमें भी ये चीज होना चाहिए कि ऐसे महिलाओं को थोड़ा और ज्यादा प्रोटेक्ट किया जाए। एक कंप्लेंट बॉक्स वैसी होनी चाहिए, मतलब गुप्त वाली, बहुत सारी चीजें हैं वो होनी चाहिए। लेकिन जो महिला इतनी पढ़ लिख करके ऐसे काम करती हैं जानबूझ के, इट्स अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी। यार आप लड़की हो, भगवान ने मतलब देश ऐसा है कि महिलाओं को भगवान मानता है, देवी मानता है, किसी देश में ऐसा नहीं है। राइट। अब मैं आपसे जब देवियां, श्रीकांत, ये तो हम रेप लॉज या आउटरेजिंग वुमेन्स मॉडेस्टी, ये लॉज की बात कर रहे हैं। जब मैट्रिमोनियल लॉज आते हैं
जब सबसे खतरनाक 498 ए का जो लॉ है, जो बिल्कुल ही वुमेन ए ट्रिक, बिल्कुल ही जेंडर बायस है, वर्ड ऑफ अ वुमन इज इनफ टू पुट यस एंटायर फैमिली ऑफ द हस्बैंड बिहाइंड बार्स। इन द ट्रबल ये सेक्शन के लिए भी आपने इसको भी पीआईएल में डाला हुआ है कि यस यस इसको भी यस वी आप जेंडर हम मैं न्यूट्रल बताता बनाओ, हूँ बिकॉज हाँ एसेंस ऑफ दिस सेक्शन इज क्रूअल्टी टू वुमेन, बट cruelty दैट डजंट मीन कि क्रूअल्टी टू हस्बैंड या क्रूअल्टी टू मैन नहीं होता है। तो इसके नो बारे में ओनली वुमेन बताइए कि 498 के बारे हाँ में मैडम बताइए। yes 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 the for about 498A also there is a presumption in Indian Evidence Act 498A which says about domestic violence अगर इसमें क्या होता है when it was on admitted fact when the Supreme Court has observed that 498A के केसेस इतने धड़ाधड़ फाइल्स हो रहे हैं राइट लोग जो है बिना क्योंकि एक बार एफआईआर फाइल हो गई इट इज पनिशेबल अप टू 7 years तो ऐसे केस में अरेस्ट वाज मैंडेटरी पहले था आप बिफोर 2014 इट वाज देयर तो पहले अगर किसी लड़की का यही था हाँ ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ रुको पूरी फैमिली को लपेट दूंगी 498 एक क्या होता है इसमें जो मतलब मेन जो इंपॉर्टेंट थिंग है मैडम कि पहले अरेस्ट जो था कि हर 498 फाइल होते ही अरेस्ट मैंडेटरी Supreme Court said merely because an FIR is registered under section 498A the arrest must not be in a routine manner खाली FIR हो गई और अरेस्ट हो गई this is not the criteria and Supreme Court in Lalita Kumari versus State of Uttar Pradesh categorically लिखा है कि 5 केसेस हैं उसमें कंडीशंस हैं उन पांचों में से एक कंडीशन है मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस और 498 ए जो होता है वो मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस है क्योंकि शादी होने के बाद ही 498 ए लगता है तो इन केसेस में पहले पुलिस को अगर शिकायत मिलती है महिला थाना को मिलती है दे आर बाउंड फॉर अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करे पता करे कि क्या जेन्युइनिटी है इस कंप्लेंट की ऑफेंस की लगता है अरेस्ट इज मैंडेटरी लगता है ये चीजें हैं देन इट इज रिक्वायर्ड even arrest is not required because section 41A of CRPC is there says notice must be given in all offenses which are punishable up to 7 years राइट, लेकिन हम इस पे आएंगे श्रीकांत। चलिए, ये तो 498 है, क्या है इसके, क्या प्रॉब्लम्स है, ये तो हम सबको पता है। लेकिन जब आप बोलते हो कि इसको जेंडर न्यूट्रल बनाओ, आप ये बोल रहे हो कि आदमी के पास भी हाँ बिल्कुल पावर्स होनी चाहिए कि वो भी अपने वाइफ पे 498 डाल सके, या वो भी अपने राइट वाइफ पे डोमेस्टिक लड़कियां वायलेंस केस फाइल कर सके। ऑफ कोर्स मैम वुमेन्स आल्सो इवन महिला भी तो क्रुएल्टी करती है ना अपने पति के साथ अपने ससुर के साथ कि तुम्हें झूठे केस में फंसा दूंगी तुमने पैसे नहीं दिए तुमने प्रॉपर्टी हमारे नाम नहीं की तुमने ये नहीं किया तुमने वो नहीं किया दिस इज ऑल्सो क्रूएलिटी इज्जत खराब कर देना there are various even there is a act that is maintenance of senior citizens act 2007 है ना उसमें ये प्रोविजन है कि महिला पुरुष दोनों के लिए कि कोई भी अपने अगर पेरेंट्स को सीनियर सिटीजन्स को अगर क्रूएल्टी कर रहे हैं तो दे हैव द राइट उन बच्चों को लड़के लड़की को घर से बाहर बेदखल करने का राइट है अभी रिसेंटली एक केस में ऐसा हुआ था जिसमें कि लड़की ने फाइल किया था केस इसी चीज के लिए मकसद उसका साबित आ गया कोर्ट में कि सी वांट्स प्रॉपर्टी और उस वजह से वो अपने ससुर को बाहर झूठा केस लगा करके कि मेरे साथ ये करते हैं वो करते हैं भगाना चाह रही थी बट द कोर्ट फाइंड बॉम्बे हाई कोर्ट आई थिंक तो उसको पता चला कि गलत है और उसको भगाया इवन इट्स अ प्राइमा फेसी इन सम केसेस इट माइट बी ट्रू एंड देयर आर ट्रू बट व्हाट अबाउट दोज मेंस जिनके राइट अफेक्टेड होते हैं जिनके साथ क्रूरटी होता है जिनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है जिनके साथ भी रेप होता है उनके पास तो कानून में कोई उपचार ही नहीं है सिर्फ हाँ सिर्फ सेक्शन 323 325 323 हम कह सकते हैं सिंपल हार्ट उसमें कुछ है ही नहीं इट्स अ वेरी लाइट प्रोविजन कोई मतलब ही नहीं सबसे बड़ी बात अगर लड़की जानबूझ करके भी झूठा केस फाइल करती है उसके बाद उसका कुछ नहीं होता उसको खुद पता है कि ये झूठा केस फाइल कर रही हूँ इस पर्पस के लिए लेकिन जब लड़का एक्विटल हो जाता है बावजूद कोई उस पर कोई एक्शन नहीं हो पाता बिकॉज कोई प्रोविजन स्ट्रिक्ट नहीं है लॉ में इनके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए फिर भी सोसाइटी में यही बना रहता है मैम कि उसने गलत काम किया था और वो मतलब उसकी बहुत ज्यादा ही इंसल्ट हो जाती है तो वो मैम
उस समाज में उस लायक रहता ही नहीं कि वो अपनी कोई बात रख सके, कह सके, या वापस से वो रिस्पेक्ट पा सके। 228A of IPC which says the protect of identity of a woman। भाई महिलाओं के ऊपर कोई महिला अगर किसी पे रेप का केस कर देती है, चाहे किसी का भी, तो उनकी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करना है। महिला का नाम नहीं देना, महिला की फोटो, महिला का कुछ भी एड्रेस कहीं पे नहीं लीक होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है भाई, अगर जिस पे एक्यूजेशन लगा पहले तो एकदम बेधड़क मीडिया पे चला दो, दरिंदा ये वो सब चला दो, करियर खत्म, लाइफ खत्म, सब चीज, डिग्निटी खत्म, जीने की सारी चाहत खत्म। उसके बाद मीडिया तो बंद हो जाती है क्योंकि उनका काम हो चुका होता है। वो लोग बदनाम ही इतना कर और देते हैं मैम। इनफैक्ट आज भी मेरे बदनाम पास ही इतना कर देते हैं। हाँ 220 काफी मैसेजेस आते हैं आज भी, जहाँ पे लोग बोलते हैं कि हमारा नाम मीडिया में आया था, अब हम एक्विट हो चुके हैं, लेकिन गूगल सर्च में अभी अब भी नहीं हमारा दिखाना। नाम आ रहा है एज अ रेपिस्ट, राइट, एज अ डाउरी अब्यूजर, एज अ डोमेस्टिक अब्यूजर। तो ये मतलब एक तरह से ये गलत है कि आप वुमेन की आइडेंटिटी, इवन इफ अगर उसने गलत केस भी फाइल किया है, उसको हाइड करके रखो, लेकिन आदमी एक्विटल के बाद भी गूगल सर्च की हिस्ट्री में एक रेपिस्ट या एक डोमेस्टिक अब्यूजर ही यस, माना जाएगा। हाँ राइट। बिल्कुल। बिफोर आई एंड, श्रीकांत एंड अमन, मुझे ये बताइए अब सुप्रीम कोर्ट का नेक्स्ट स्टेप क्या है? आपने पीआईएल फाइल करी है। यस मैडम, यस यस, वी हैव स्टेड, हमने उसको रुकवा इसलिए रखा है क्योंकि हम चाह रहे थे थोड़ा नेशन वाइड अवेयरनेस फैल जाए पिटिशन के बारे में। देन वी विल कंटिन्यू एंड रिक्वेस्ट फॉर द, वी विल मेंशन द मैटर बिफोर द कोर्ट फॉर हियरिंग, सुनवाई के लिए। और इसी वजह से हमने अभी, एक डिफेक्ट है उसमें, कलर का डिफेक्ट है कि ये कलर थोड़ा डार्क है, लाइट है, उसका सुप्रीम कोर्ट में पता ही होगा, छोटी छोटी चीजों को डिफेक्ट्स लगा देते हैं, बट हमने उसको रोक रखा है, वी विल डू वेरी सुन। एंड हम ये चाहते, हाँ बस बस, क्योंकि अगर फाइल हो जाएगी तो अल्टीमेटली तुरंत लिस्ट हो जाएगी। लड़ाई तो लड़ रहे हैं मैम, और हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। राइट। मैं यही बराबरी कहना चाहूंगी आप मिलेगी। दोनों को, मैं यही कहना चाहूंगी, काफी लोग बोलेंगे आप बहुत यंग हो, स्टूडेंट्स हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप दोनों ने ये स्टेप लिया है, जो बहुत बहुत सीनियर लॉयर्स ने भी मना कर दिया है, टू नहीं दिया। फाइट फॉर द जेंडर न्यूट्रल लॉज, और टू फाइट टुवर्ड्स द रियल जस्टिस। So I wish both of you all the best in your PIL.